हेलो गाइस, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं यह स्टोरी काफी ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। इसीलिए अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक तो जरूर करिएगा ताकि मैं इसके अगले पार्ट को कंटिन्यू कर सकूं। और अगर अच्छी नहीं लगे तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा क्यों? ताकि मैं आने वाले वीडियोज में इसे सुधार कर सकूं। खैर, काफी सारी बातें हो गई। आप लोग जितना मैंने वीडियो बनाया उसको एक बार देख लीजिए। यह स्टोरी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, दुनिया का सबसे अधिक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट पैचन क्लैन का लीडर डोको यांग द स्काई डिस्ट्रॉयर, उसके जैसा कोई भी नहीं। उसने अपने फॉलोवर के साथ मिलकर पूरी दुनिया में डर लाया था, लेकिन फिर भी डोको यांग एक दिन अनजान कारण से गायब हो गया। उसकी सेनाएं और फॉलोवर्स अपने लीडर के ना होने के कारण कुछ ही समय में अलग हो गए। समय बीतता गया, यही सब जानते हैं, लेकिन यह सब झूठ है। उन्होंने मुझे धोखा दिया था। हैवी, ग्योंग, मार्क्सा, हानसा, उन्होंने जो मेरे लिए अपनी जान देने की कसम खाई थी, उन्होंने ही एक साथ मिलकर साजिश की और मुझे मारने की कोशिश की। पर वे कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं डोको यांग अभी भी जिंदा हूँ। बस मेरे वापस आने का इंतजार करो हरामियों। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखता है तो जो डिसेबल उसकी बातों से बोर होते हुए सो गया होता है, वो अचानक ही अपनी नींद से जागते हुए कहता है, और आप चाहते हैं पुराने हिसाब को पूरा करने के लिए उन सभी को मरना होगा और आपका बदला मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं आपका सक्सेसर हूँ। जिसको सुन वह ओल्ड मैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ? ये तो पहली बार है जब मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। तो वो बच्चा बताते हुए कहता है, नहीं, यह पहली बार नहीं है। मैंने यह कहानी शायद कुछ हजारों बार सुनी है। आप पहले ही आज इसे 10 बार से अधिक दोहरा चुके हैं। जिस पर वह ओल्ड मैन उसकी ओर शकी नजर से देखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, जो भी हो मुझे बताओ, मेरा बदला लेने के बाद तुम्हारा आगे करने का क्या प्लानिंग है? तो वो बच्चा बताता है, मैं एक बड़े से पकोड़े का दुकान खोलूंगा और दिन भर बैठकर खाऊंगा। वह ओल्ड मैन जिसको सुनते ही अपने स्वाद को बाहर निकालने लगता है, जिसके चलते वह बच्चा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, पकोड़े को भूल जाओ। मेरा मतलब है कि मैं अपने पैचियन क्लैन को दोबारा एस्टेब्लिश करूंगा और दुनिया पर फिर से राज करूंगा। तो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, यह हुई ना बात मेरे बच्चे, यही होती है एक महान सक्सेसर का माइंडसेट। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही सीरियस होते हुए उस बच्चे की ओर देखता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, हे गोंगयोंग। आगे से रिप्लाई आता है, यस मास्टर। तो वो बताता है, अब जबकि मैंने तुम्हें पैचन क्लैन के सभी 12 सीक्रेट स्किल को पास डाउन कर दिया है, तो चलो मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे मैंने अब तक एक सीक्रेट के रूप में रखा था। मैं इसे दोहराने वाला नहीं हूँ, तो ध्यान से सुनना। इतना बोलते हुए वो फिर से वही शुरुआत वाली कहानी को सुनाने लगता है। बेचारा योंग कहता है, हत्तेरी की, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान हेल्प मी, मदद करो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है काफी समय बाद, जहाँ पर अब वह ओल्ड मैन मर गया होता है और यंग उसके तुरंत बाद ही अपने मास्टर की इच्छा को पूरा करने के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ओर चल दिया होता है। साथ ही वह काफी गुस्से में कह रहा होता है, हैवी, ग्योंग, मार्क्सा, हानसा, मैं गोंगयांग यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें मारकर अपने मास्टर के बदले को पूरा करूं और उनके डीप समुंदर के जैसे गुस्से को शांत करूं। वो ये सब किसी ढाबे पर बैठा बोल रहा होता है। उसकी बातों को सुन एक छोटी लड़की उसे खाने को देते हुए कहती है, आखिर तुम किसको मारने की बात कर रहे हो? तो वो चौंकते हुए कहता है, क्या इसको मारूंगा मैं? तुम क्या बात कर रही हो? जिस पर वह लड़की कहती है, जिन वॉरियरों के बारे में तुम बोल रहे थे, हैवी, ग्योंग, मार्क्सा, हानसा, वे पैचियन क्लैन के 4 देव हैं। सही कहा ना? पर वे तो काफी समय पहले ही मर चुके हैं। डोकोयान के लापता होते ही उन्होंने क्लैन पर कब्जा करने की कोशिश की और एक दूसरे के खिलाफ लड़कर आपस में ही मर गए, जिसके चलते पैचियन क्लैन का खात्मा हो गया। यह सब मेरे जन्म से पहले हुआ था, लेकिन यह कहानी इतनी पॉपुलर है कि हर मार्शल आर्टिस्ट इसके बारे में जानता है। पर तुम्हारे जैसे को कैसे ही पता होगा जो ना जाने कौन से गुफा में ट्रेनिंग कर रहा था। योंग को उसकी बातों को सुन काफी ही बड़ा झटका लगता है। वो कहता है, क्या वे पहले ही मर चुके हैं? अब मेरे बदले का क्या होगा? अरे नहीं, अब इस कहानी का क्या होगा? विलेन कौन बनेगा? शायद आप लोग समझ गए होंगे, यह अभी तक बस इंट्रो था, यानी कि चैप्टर 0, और असली स्टोरी अब शुरू होती है। इसके 1 साल बाद, मतलब कि चैप्टर 1, हम देखते हैं किसी प्रिजन में एक
बंदा बंद हुआ होता है, जिससे कोई कह रहा होता है चलो तुम आजाद हो, अब बाहर आ जाओ। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो पीछे खड़ा सोल्जर उससे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई रहने का जगह है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट को नोबल बॉडीगार्ड के रूप में रिकमेंड कर सकता हूँ। तो वो वहाँ से जाते हुए कहता है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कसम खाता हूँ कि फिर कभी भी नहीं लड़ूंगा। दूसरी तरफ हुए सोल्जर अभी भी बात कर रहे होते हैं कि क्या यह वही आदमी है जिसने 1 साल पहले उन डाकुओं का सफाया किया था जो आयरन हॉर्स स्क्वाड नाम से जाना जाता था। तो दूसरा बंदा उसे बताता है आयरन हॉर्स स्क्वाड को हराना एक सराहनीय काम था, पर उस समय पर उसने गलती से रॉयल फोर्सेस पर भी अटैक कर दिया था, जिसके चलते दर्जनों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। इसी कारण से काफी सारी बहस होने के बाद उसे 1 साल की सजा सुनाई गई थी। तो वो पहले वाला बंदा कहता है या सच में? पर वो तो दिखने से बस एक बच्चा लगता है। तो पहला सोल्जर कहता है वह आदमी भले ही दिखने में कमजोर लगता है, पर वो एक डेडली वेपन है। हमने कई सारे लोगों को देखे हैं जो स्किलफुल और टैलेंटेड होने के बावजूद भी क्रिमिनल बन जाते हैं, पर यह आदमी अलग है। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी भागते हुए आते हुए उन दोनों सोल्जरों से कहता है किंग साइज का डम्पलिंग आ रहा है। जिसको देख वो दोनों कहते हैं यह तो काफी जल्दी था। जिसके रिप्लाई में अभी आया हुआ बंदा कहता है आपने 2 प्लेट का ऑर्डर दिया था, सही कहा ना? और थोड़ी देर बाद वह उन दोनों सोल्जरों से पैसा लेने के बाद उन्हें शुक्रिया बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं यह बच्चा उन सभी को पीछे देखने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है डम्पलिंग। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम किसी इन को देखते हैं जिसके अंदर वही बच्चा अभी खाना खा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी सभी को खाना सर्व कर रही होती है। उसी समय उस इन के अंदर कुछ लोग आते हैं जिसे वह ओल्ड लेडी वेलकम करते हुए कहती है हेलो सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? तो एक बंदा कहता है पहले मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाओ। जिसको सुन वह ओल्ड लेडी वहाँ से जाते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। साथ ही हम दूसरे टेबल पर देखते हैं जहाँ कुछ लोग अभी आए हुए बंदे को देख वहाँ से जाने लगते हैं, जिसको देख अभी आए हुए बंदे भी उनके पीछे जाने लगते हैं। वहीं उनके साथ वाला एक मोटा इंसान अकेला बैठा खाना खा रहे उस बच्चे के टेबल से टकरा जाता है, जिसके चलते उसका सारा डम्पलिंग नीचे गिर जाता है। तो वह बच्चा अपने डम्पलिंग की ओर देखते हुए उस मोटे आदमी से कहता है मोटे, तुमने मेरा डम्पलिंग गिरा दिया। उसकी बातों को सुन उस मोटे इंसान के साथ साथ उसके दोनों साथी उस बच्चे की ओर देखते हुए कहता है छोटे कीड़े, तुमने अभी अभी क्या बोला? इतना बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, पर वह मोटा आदमी उसे रोकते हुए कहता है चलो छोड़ो भी, जल्दी से उसके मुंह पर कुछ पैसे फेंक दो। तो वह दोनों उस बच्चे की ओर देखने के बाद उसकी ओर कुछ पैसों को फेंकते हुए वहां से जाते हुए कहता है बेवकूफ, खुद को लकी समझो और हमारा एहसान मानो जो हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं। जबकि वह बच्चा अभी भी बिना कुछ बोले शांत होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी ओल्ड लेडी को जो कि अभी गए हुए बंदों की टेबल की ओर देख रही होती है और कहती है अरे वे लोग कहाँ चले गए? उतने में ही वह ऑर्डर भी तैयार हो जाता है जो उसने उन लोगों से लिया था। उन्होंने तो अपने ऑर्डर का पैसा भी दे दिया था, पर वे लोग कहाँ चले गए? उसी समय हम गेट से योंग को आते हुए देखते हैं जो कि अंदर आते ही कहता है चलो मैं वापस आ गया। जिसको देख वह ओल्ड लेडी कहती है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, चलो तुम काफी तेज हो, ये लो और जल्दी से उन लोगों के पास खाने को पहुंचा दो, उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए पे कर दिया है। तो योंग उस खाने को लेते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत वापस आता हूँ। वहीं हम पीछे बैठा उस बच्चे को देखते हैं, वह अभी भी बिना कुछ बोले अपने खाने को खत्म कर ही लिया होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर पहले वाले दोनों ग्रुप आमने सामने होते हैं और मोटा इंसान कह रहा होता है यह बहुत बुरा होता अगर तुम हमें नहीं मिलते, तो हम यह मानकर बैठ जाते कि तुम मर चुके होंगे। दूसरी तरफ वह छोटी लड़की और उसके गार्ड काफी ही ज्यादा परेशान होते हैं, जिसको देख एक बंदा कहता है मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है ओह तो आप यहाँ पर हैं, मैं तो लगभग आप लोगों को खो ही दिया था। इतना बोलते हुए वह उन सभी के बीच से होता हुआ उस लड़की के पास पहुँच जाता है और उसे खाने को देते हुए कहता है मैडम यह रहा आपका ऑर्डर जो आप भूल कर आ गई थी। जिसको लेते हुए वह लड़की उसे शुक्रिया बोलती है। तो योंग वहाँ से जाते हुए कहता है चलिए ठीक है मैडम, आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया और बाय। इतना बोलते हुए वह वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे एक बंदा रोकते हुए कहता है ओए कीड़े, क्या तुम्हें पता नहीं है बच्चों को बिना अपनी मम्मी के बगैर ऐसे अकेले जंगलों में नहीं घूमना चाहिए? पर वह कुछ भी नहीं समझ पाता। तो दूसरा बंदा कहता है ओए अम्मी की मन्नतों से मांगी हुई छोटे से कीड़े, क्या तुम गूंगे हो? तो योंग कहता है
हाँ शायद, पर आप बोल क्या रहे हैं? जिसको सुन वह बंदा उस पर अटैक करते हुए कहता है यह ही बवासीर है, पर चिंता मत करो, आज तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। हम देखते हैं वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही योंग के नाक पर एक सिक्का काफी जोरदार तरीके से हिट करता है, जो देख वहाँ पर खड़े सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर वही बच्चा आ गया होता है और अपने गलत निशाने को देखते हुए कहता है, अरे यार ये क्या हो गया? मैंने तो उस दूसरे आदमी के स्वाद वाले हाथों पर निशाना लगाया था, मुझे माफ करना बच्चे, पर तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। उस आवाज को सुन मोटे के साथ साथ उसके साथी भी अपने पीछे देखने लगते हैं, जहाँ वह बच्चा अपने ऊपर फेंके गए सभी सिक्कों को हवा में उछालते हुए कह रहा होता है, मैंने पहले गिराए गए अपने डंपलिंग के लिए बदला नहीं लिया है, चलो अब तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो सारे सिक्के को उन सभी की ओर फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन वे बंदे बड़े ही आसानी से उन सिक्कों को रोककर अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको वो बच्चा बस देखे जा रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ वे बंदे कह रहे होते हैं, तुम छोटे हरामी कहीं के, क्या तुम खुद को यहाँ पर मारना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? साथ ही वह मोटा इंसान आगे बढ़ते हुए कहता है, कीड़े कहीं के, तुम अपने उम्र के हिसाब से थोड़े से स्ट्रॉन्ग लगते हो, इसलिए अब समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, मैं खुद तुम्हारा खात्मा करूंगा। तो वो बच्चा भी उसकी ओर आते हुए कहता है, अरे यार यह बुरी चीज है, मुझे लगा नहीं था मैं अपनी कसम को इतनी जल्दी कुछ ही घंटों में तोड़ दूंगा, लेकिन सच में यह आखिरी बार होगा। खैर एक काम करो, तुम सभी एक साथ ही आ जाओ। जिसको सुन वहाँ पर खड़े सारे बंदों के साथ योंग भी चौंक जाता है, पर हम इधर देखते हैं तब तक वह बच्चा उस मोटे इंसान के पास पहुंच गया होता है और उसे एक जोरदार तरीके से कस कर देता है, जिससे कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा होता है। उस बच्चे के स्पीड को देख वहाँ पर खड़े सभी हैरान हो गए होते हैं, साथ ही वे सभी सोच रहे होते हैं अभी अभी हुआ क्या, लेकिन वह मोटा कुछ आगे सोच पाता उससे पहले ही वह बच्चा दोबारा अपने पंच के साथ खतरनाक तरीके से उसे मारता है और बस एक ही बार में उसे ढेर कर देता है। ऐसा हमारे साथ साथ वहाँ खड़े सभी को लगता है, पर हम देखते हैं जब वह बच्चा वहाँ से पीछे की ओर मुड़कर जाने लगता है तो वह मोटा उसे सर से पकड़ते हुए डेविल लुक के साथ कहता है, ये बुरा नहीं था बच्चे, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। इतना बोलते हुए वह उसे जमीन के अंदर धंसाने लगता है और उसे बताता है, क्या तुमने कभी हेडॉन के किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो वज्र बॉडी के लेवल को हासिल किया है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, वह आदमी डैंग मैं ही हूँ। इसी के साथ वह उसे अपने बाजुओं से दबाता हुआ उसके पूरी हड्डियों को तोड़ने के बाद उसे भीगे कपड़ों की तरह जमीन पर फेंकता है, जो देख मोटे के साथियों में से एक बंदा कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। जिसे सुन योंग कहता है, तुम लोग बहुत बुरे हो। उसकी ऐसी बातों को सुन इन बंदों के साथ उस लड़की के बॉडीगार्ड को छोड़ो, वह मोटा भी उसकी ओर गौर से देखने लगता है। वहीं योंग अभी भी बिना रुके कह रहा होता है, यदि तुम पहले से जानते थे कि तुम उससे अधिक स्ट्रांग हो तो तुम बात कर सकते थे, क्योंकि तुमको वाकई में किसी कमजोर आदमी को इस तरह तोड़ना जरूरी नहीं था। जरा खुद को तो देखो, इस तरह तुम हंस रहे हो। जिसके बाद वह अपने पीछे उस लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी यदि मैं आपके साथियों को एक सबक सिखाता हूँ तो? जिसके रिप्लाई में उसके बॉडीगार्ड कहते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम, वे हमारे साथी नहीं है। जबकि विलेन लोग उसकी बातों को सुन उसे टोकते हुए कहता है, ओए मोटे बच्चे, क्या तुमने कोई नशा किया हुआ है? इससे आगे वो कुछ बोल पाता, तभी उन दोनों पर ही योंग एक साथ ही बिना किसी को दिखाए अटैक कर देता है, जिसके चलते उन दोनों के ही पूरी दुनिया हिल गई होती है। वह अटैक इतनी स्पीड में हुआ होता है कि कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उसे देख पाता। टकला कहता है, आखिरकार उस मोटे बच्चे ने अभी अभी किया क्या? पर योंग तो अभी भी अपने स्वैग में होता है। वह अपने नाक से निकल रहे ब्लड को साफ करते हुए पीछे बॉडीगार्ड से कहता है, क्या सच में वे तुम्हारे साथी नहीं है? तो वह बंदा घबराते हुए कहता है, बिल्कुल हम साथ नहीं है। जिस पर योंग कहता है, ओह ऐसा लगता है कि मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग मजे कर रहे थे। तो वो बॉडीगार्ड कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था? दूसरी तरफ टकला अपने आदमियों को ऑर्डर देता हुआ कह रहा था, उसे मार डालो, वह अभी डिस्ट्रैक्ट है। जिसको सुन वह दोनों बंदे बिना समय गवाए एक साथ ही योंग पर अटैक कर देता है, पर वो अभी भी बिना उन दोनों पर ध्यान दिए हुए उस बॉडीगार्ड से कह रहा होता है, किसी अंतिम इच्छा के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए मुझे लगा था कि यह शायद फैमिली की बात होगी। पर वो बॉडीगार्ड उसके पीछे आ रहे उन दोनों बंदों को देख घबराते हुए उससे कहता है, अरे तुम पहले अपने पीछे तो देखो। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वे दोनों बंदे ही अपने स्वॉर्ड के साथ योंग पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जब वह अपने आगे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। योंग उन दोनों बंदों के अटैकों से बचता हुआ उनके पीछे जाते हुए कहता है, तो तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। इतना बोलते हुए वह उन दोनों बंदों के चेहरे को पकड़ता हुआ एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से टकराता है, जिससे उन दोनों की ही हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं योंग उसे देखते हुए कहता है, अब जबकि यह
एक क्राइम सीन बन ही गया है तो नुकसान पहुंचना तो आम बात है। उतने में ही वह मोटा इंसान उसे पीछे से सेम उसी बच्चे की तरह उसे पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी चीथड़े उड़ा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं यंग उसके दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए उससे बड़े ही आसानी के साथ खुद को फ्री कर लेता है। फ्री करते हुए उसके पेट पर खतरनाक अटैक करता है और उसके पकड़ से बाहर निकलने के बाद उसकी ओर देखता है। वहीं वो बंदा उस अटैक को लेने के बाद सोच रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यंग उसे देखते हुए कहता है, तो ये वज्र बॉडी है, खैर तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। इसी के साथ वह दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देख वह बंदा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं रुक जाओ। लेकिन तब तक यंग ने अपने पैचन एंटी डेविल ब्लास्ट का अटैक उस पर कर दिया होता है, जिससे वह बंदा बुरी तरह पीछे की माउंटेन में काफी खतरनाक तरीके से टकराता है और सीधे उसके अंदर धंस जाता है। यहाँ तक कि उसकी पावर इस हद तक होती है कि वह पूरा माउंटेन ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। यंग के उस अटैक को देख वहाँ पर खड़ी वह लड़की, इन दोनों के शकल तो देखो। यंग पीछे मुड़ कहता है, उसने कहा था कि उसके पास वज्र बॉडी है तो वो कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वह उस बच्चे के पास जाता है जो कि अभी भी बेहोश होता है, जबकि पीछे खड़ा बॉडीगार्ड के साथ वह छोटी लड़की सोच रही थी, पैचन एंटी डेविल ब्लास्ट, वह मोटा, वह किल कैसे पैचन क्लैन के लीडर का स्किल यूज कर सकता है, आखिरकार वह है कौन। वहीं यंग अभी भी उस बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर उसके बॉडी को चेक करने के बाद कहता है, यह सीरियस नहीं है, बस उसके कुछ हड्डियां टूटी है, चलो ठीक है, तुम दोबारा अपनी ताकत को बस 10 मिनट के अंदर ही हासिल कर लोगे। जिसके बाद वह पीछे खड़ा उन बंदों से कहता है, श्रीमान क्या आप तो वे लोग कहते हैं, हाँ बोलिए। यंग बताता है, यदि आप कभी भी दोबारा इनमें आते हैं तो प्लीज इसे सीक्रेट रखिएगा। वो दोनों जिसे सुन एकदम से ही खामोश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम इस राज को अपनी कब्र तक ले जाएंगे। जिसको सुन यंग उन्हें शुक्रिया बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है तो वह लड़की उसे रोकते हुए कहती है, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। जिससे सुन यंग बताता है, क्या बुरा मानना, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाम। इससे आगे वो कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से सीधे पतली गली को पकड़ते हुए भाग जाता है। उसकी ऐसी हरकत को देख भाई साहब शक्ल तो देखो लड़की की, अरे यार क्या ही बवासीर है। खैर वे बॉडीगार्ड उसकी ऐसी हरकत को देख कहते हैं, मिस ऐसा लगता है कि वह स्ट्रांग भले ही है पर उसे जरा भी नॉलेज नहीं है लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, प्लीज परेशान ना होइए। तो वो लड़की कहती है, मिस्टर रोड, बहुत बढ़िया। जिसको सुन वे दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं, सर रोड, पर ये तो उसका नाम नहीं है, पर चलो अच्छा है सर रोड। अगले सीन में हम देखते हैं यंग वापस अपने इन में आ चुका होता है और अंदर जाते हुए कहता है, चलो मैं वापस आ गया। तो वो ओल्ड लेडी उसे देखते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें इतनी देर कहाँ पर लग गया। यंग बताता है, वो मैं जंगलों में खो गया था। लेकिन वह लेडी उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है, क्या तुमने आज फिर से फाइट की। तो वो कहता है, नहीं, आपको किसने बोला। जिस पर वह ओल्ड लेडी बोलती है, तो बताओ मुझे तुम्हारे नाक से यह ब्लड बाहर क्यों आ रहा है। यंग बताता है, वो मैं रास्ते में आते समय नीचे गिर गया था। जिससे सुन वह ओल्ड लेडी कहती है, यह सेंस तो बनाता है, पर एरी यह लड़का फिर से फाइट करके आया है। जिसके रिप्लाई में अंदर से कोई कहती है, क्या बात कर रही हो आप, क्या सच में है गोंगयोंग, क्या मैंने सही सुना। तुमने मुझसे वादा किया था यहाँ पर काम करने से पहले कि तुम मेरे इजाजत के बिना फाइट नहीं करोगे। तो यंग अपने नाक को पकड़ते हुए कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बस जल्दी आने के चक्कर में रास्ते पर गिर गया था। तो वो लेडी उसके नाक को देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, जल्दी मेरे पास आओ। यंग बताता है, मैं बस सड़क पर आते समय गिर गया था। जिस पर वह लेडी उसे देखने के बाद कहती है, तुम्हारा नाक सूज गया है, जल्दी किचन में आओ और मुझे घाव का इलाज करने दो। साथ ही वह उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है, अगर तुम सच में लड़ने जाते हो तो तुमको जीत कर वापस आना चाहिए, या तुम पैचन क्लैन का स्किल के साथ या जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे उन्हें हरा नहीं सकते थे। यंग कहता है, मैंने आपको बताया ना, मैं बस गिर गया था। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम किसी दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर फाइट हो रही होती है और कोई बोल रहा होता है, मायो तुम हरामी, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम भी कभी हम में से एक हुआ करते थे। जिसके रिप्लाई में वो बंदा बोलता है, तुमने सही कहा, पर यह एक बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस ही होता है। इसी के साथ वह अपने चेन को घुमाता हुआ एक खतरनाक अटैक करता है उस बंदे पर, जिसके कारण वह बंदा एक ही बार में ढेर हो जाता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह से दो हिस्सों में बट गई होती है। साथ ही मायो अपने चेन को
को घुमाता हुआ दूसरे बंदों की ओर भी भेजता है और वहाँ पर खड़े सारे बंदे को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करता हुआ देख एक बंदा उस पर जल्दी से अटैक करते हुए सोचता है, इससे पहले कि वो अपनी चेन को फिर से वापस ले, उससे पहले ही मुझे उसे खत्म करना होगा। पर मायो उसे अपनी ओर आता हुआ देख अपने मुंह से नीडल टाइप किसी चीज को बाहर निकालते हुए उस बंदे की ओर भेजता है, जो कि सीधे उस बंदे की आंखों में जाकर लगता है, जिसके चलते वह बंदा तुरंत ही दर्द के मारे अपने घुटनों पर आ जाता है और मायो उसे भी खत्म कर देता है। साथ ही हमें पता चलता है कि मायो एक असासिन है जो हमेशा अपने काम को परफेक्टली खत्म करता है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास ग्रेट स्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब काम की बात आती है तो वो अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ता। आगे हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, मैंने एक गरीब परिवार के एक बेकार से आदमी से शादी की और उसे एक अच्छा लाइफ दिया, पर अब उसका अफेयर चल रहा है। जरूर वह लड़की सोंग चोहांग ने उसे बहकाया होगा, वह मेरे फैमिली के पैसों के पीछे है, प्लीज उस विच को मार डालो। तो मायो उस फोटो को देखते हुए कहता है, औरतों को मारना बैड लक लाता है, फिर भी मैं यह काम कर दूंगा, लेकिन इसके लिए अधिक कीमत लगेगी। जिस पर वह लेडी कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम इसे एक बार में ही कर देते हो तो साथ ही तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी मिल सकता है। मायो उसकी बातों को सुन कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा, पर तुम्हारे हस्बैंड के बारे में क्या? एक के साथ दूसरा फ्री है, क्या तुम ऑफर को लेना चाहोगे? तो वो लेडी बोलती है, फिलहाल के लिए रहने दो, मैं वीडियो बनकर नहीं रहना चाहती। जिसके बाद अगले सीन में हम योंग को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। वहीं दो लोग खाना खाने के बाद वहां से जाते हुए खाने की तारीफ करने के साथ उसे शुक्रिया बोलते हैं, और जब ये लोग वहां से चले जाते हैं तो योंग उनके द्वारा छोड़े गए डम्पलिंग की ओर देखता है और तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है, जिसको देख वह ओल्ड लेडी उसे जोरदार किक मारते हुए कहती है, खाना बंद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है बचे हुए खाने को मत खाया करो। वह इसी तरह उस पर चिल्ला ही रही होती है, तभी पीछे से एरी आते हुए कहती है, माँ तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो बुढ़िया बताती है, मैं शहर में किसी से मिलने जा रही हूँ, मैं कल वापस आ जाऊंगी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जबकि योंग अपने पीछे देखता है तो उसे माहौल काफी गंभीर लगता है, जिसके चलते वह अपने चेहरे को छुपा लेता है। तो एरी उसे देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे बोला था ना, छोड़े गए खाने को मत खाना, बस मुझे बता देना जब भी तुम्हें भूख लगे तो। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो थोड़ी देर में किचन में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग बना दूंगी। योंग जिसे सुन काफी खुश होता है। साथ ही वे लोग कबूतरों के साथ आए ऑर्डर को देखने लगते हैं। एरी कहती है, एक और नया ऑर्डर? यहाँ पर तो काफी सारे ऑर्डर हैं। योंग, मैं तुम्हारे लिए अगली बार डम्पलिंग बना दूंगी। जिस पर योंग उससे कहता है, यार ऐसे मजाक मत किया करो, तुम सच में मेरे लिए डम्पलिंग बनाने वाली हो ना? तो वो कहती है, किसे पता, मैं नहीं जानती। अगले सीन मार्केट का होता है, जहाँ योंग अपने आखिरी ऑर्डर को एक दुकानदार को डिलीवरी करने के बाद बचे हुए डम्पलिंग को देख कहता है, चलो काम खत्म हुआ, अब बचे हुए यह डम्पलिंग मेरे हैं। साथ ही वह सोच रहा था, सच में यार मैं उस बुढ़िया के पास नहीं जाना चाहता। इतना बोलते हुए जब वह खोपचे में जा ही रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुको, वह मोटा कौन है? वह तो बिल्कुल एक सुअर की तरह दिख रहा है। दूसरे सीन में हम इसी जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा था, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत होती जा रही हो, पर पिछले 6 दिन मेरे लिए 6 साल की तरह था। मुझे नहीं पता कि मैं फिर से 6 दिन कैसे बिताऊंगा। तो वो कहती है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिस पर वो बंदा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी तक मैं बस अपनी वाइफ और उसके फैमिली के लिए जी रहा था, लेकिन आपने मुझे एक पूरी नई दुनिया दिखाई है। हम दोनों भाग चलते हैं, मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ भाई साहब। तो चोंग हांग उसकी बातों को सुन कहती है, अरे बाप रे, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या हम सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते? तो वो बंदा फेविकॉल बनता हुआ कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। वहीं दूसरी तरफ बैठा असासिन मायो को हम देखते हैं, जो उस चुतिया की बातों को सुन सोचता है, बेंचुद यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं अब और नहीं सुन सकता, मैं उसे अभी मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक औरत के खिलाफ अपने चेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसी के साथ वह थोड़ी देर सोचने के बाद उस लेडी को देखते हुए अपने मुंह से निडल को फेंकने ही वाला होता है, तभी उसके मुंह से कोई उसके निडल को बाहर निकाल लेता है, जो कि कोई और नहीं योंग होता है। वह सभी निडल को बाहर निकालने के बाद उससे कहता है, मुझे पता था, मैं तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रहे मर्डरस स्पिरिट को सेंस कर सकता हूँ, तुम जरूर एक असासिन हो। उसी समय चोहांग बोलती है, मिस्टर योंग। तो योंग पीछे मुड़ कहता है, बस 1 मिनट बिग सिस्टर। मोयो योंग को इस तरह डिस्ट्रैक्ट देख झट से खुद को उससे दूर करता है। साथ ही वह सोच रहा था, धत्तेरी की उस मोटे के साथ क्या गलत है? ये कैसे हो सकता है वह मेरे इतने पास आ गया और मैंने नोटिस भी नहीं किया? वहीं योंग धीरे से चोहांग से कहता है, मुझे लगता है कि
बिग सिस्टर वह आपके पीछे पड़ा है, क्या आप यहाँ से भागना चाहती है या फिर आप चाहती है कि मैं उसे पीटूं? हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया होता है, शायद उसने जहर खा लिया होगा क्योंकि निडल तो योंग ने रोक दिया था। योंग आगे कहता है, अरे यार मैं तो फिर से भूल गया। उसी समय मायो उस पर अपने चेन से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि योंग बड़ी ही आसानी से बच जाता है, पर इसके कारण पूरे जगह पर तहलका मच गया होता है। कोई भी वहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वही मायो उसे इस तरह बचता हुआ देख कहता है, यह मोटा आखिरकार डिफ्लेक्ट कर सकता है 1000 सोल चेन को, जो चट्टानों को भी टुकड़े कर देता है। जबकि योंग कह रहा था, मेरी बॉडी फिर से खुद ही रिएक्ट कर रही है। इतना बोलते हुए वह अपने पीछे देखता है तो उस लेडी की हालत काफी खराब होती है। उसको इस तरह देख थोड़ी देर के लिए योंग भी सोच में पड़ जाता है। वही मायो अभी भी उस पर लगातार अपने चेन के साथ अटैक किए जा रहा होता है, जिसको देख योंग अपने पास कोई रास्ता न देख योंग जिसको देख उसके चेन को पकड़ता हुआ जोरदार तरीके से उसे अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण वह मायो भी उसी के साथ हवा में उड़ने लगता है। वही योंग कहता है, तुम्हारे कारण आज फिर से मुझे डांट को सुनना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो उसे सीधे जमीन के अंदर गाड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दिया, क्योंकि वह इन पूरी तरह तबाह हो गया होता है और टुकड़ों में बंटकर पानी में बह गया होता है। इसी तरह लोग वहाँ से बचते हुए बाहर निकलने के साथ कह रहे होते हैं, अरे यार यह कितना ठंडा था, जल्दी बाहर निकलो। दूसरी तरफ चौहांग बोल रही होती है, माफ करिएगा पर बेहतर होगा कि अब हमें चलना चाहिए। तो वो बंदा कहता है, हाँ पर तुम हो कौन? चौहांग जिसको सुन अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान मैंने अपनी ब्यूटी को खो दिया, अब मैं क्या करूंगी? तभी पीछे से योंग कहता है, बिग सिस्टर तुम्हारे बस मेकअप उतरे हैं। तो चौहांग एकदम से ही उसे पीटते हुए कहने लगती है, बेवकूफ मोटे कहीं के, यह सब बस तुम्हारे कारण हुआ है। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पूरी तरह टूट गया होता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अचानक से दुनिया इस तरह कैसे पलट सकती है। तो चौहांग उससे कहती है, यंग मैन आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहिएगा। उतने में ही योंग दोबारा चौहांग से कहता है, हे बिग सिस्टर क्या आप मेरे लिए इसे एरी से सीक्रेट रख सकती हैं? जिस पर वो कहती है, नहीं इस बार नहीं, मैं जा रही हूँ एरी को सब कुछ बताने के लिए। तुमने जो भी आज यहाँ पर किया है उसके बारे में। आगे हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक ट्रैप को बनाई होती है और एक चूहे को उस ओर आता हुआ देख रही होती है। और ही देर में वह चूहा उस ट्रैप में आकर गिरता है और तुरंत ही मर जाता है। जो देखते हुए वे लड़कियां कहती है, सिस्टर रैन आपकी ट्रैप तो एक मास्टरपीस है। वही एक लड़की एक छोटे से ट्रैप से एक चूहे को पकड़ता हुआ कहती है, मेरे हिसाब से एक चूहे को पकड़ने के लिए यह ट्रैप ही काफी है। इतना बोलते हुए जब वो रैन की ओर देखते हैं तो वे लोग काफी ही डर जाते हैं, क्योंकि रैन उसे देखते हुए उसे पीटने का ऑर्डर दे देती है, जबकि बेचारी पीछे मार खाता हुआ कह रही थी, मुझे माफ कर दीजिए बिग सिस्टर। साथ ही हमें पता चलता है विकेट फिल्म स्क्वाड का हेड रैन उसे डिजाइनर के रूप में भी लोग जानते हैं, पर वो एक आर्टिस्ट के रूप में जाना चाहती है, ना कि एक असासिन की तरह। आगे हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, थंडर एके द ब्रूटल स्वॉर्ड, जिससे कि तुम्हें हमें बचाना है। उसे गोल्डन ड्रैगन पिलर भी कहते हैं, पर वह किसी जोक से कम नहीं है। हमने कई सारे जाने माने असैसिन को हायर किया, पर कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर पाया। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि विकेट फिल्म स्क्वाड फेल होते काम को भी पूरा कर देती है। तो रैन कहती है, हाँ आपने सही सुना है, हम अपने टारगेट को एक दुर्घटना के रूप में खत्म करते हैं, इसीलिए आपको कभी भी बदला लेने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, फिर चाहे हम इसमें लगातार फेल ही क्यों न हो जाते हैं तो भी। जिस पर वह पर्सन कहती है, ठीक है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इतना बोलने के बाद वह जाने लगती है तो रैन उसे रोकते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, पर जाने से पहले क्या आप लहसुन का शराब पीना चाहेंगे? तो वह कहती है, नहीं रहने दो शुक्रिया, मुझे काफी दूर जाना है। इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके चले जाने के बाद रैन काफी गुस्से में कह रही होती है, क्या लगातार फेल होना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विकेट फिल्म स्क्वाड के बारे में इस तरह की बातें सोचने की? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि क्या होता है परिणाम मुझे ह्यूमिलेट करने की। तुमने हमें समझ क्या रखा है? गोल्डन ड्रैगन पिलर तुम मेरे अगले टारगेट हो, तुम लोग भीख मांगोगे मुझसे दया की। जबकि पीछे हम लड़कियों को देखते हैं जो कि कह रही थी, अरे यार फिर से चलो लड़कियों अपने हथियार को ले लो। इतने में ही रैन चिल्लाते हुए कहती है, मेरे लहसुन का शराब का क्या हुआ? इसे बनाने में इतना समय क्यों लग रही है? आगे हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वह सभी मिलकर एक खाई के ऊपर बड़े से पुल को बना दिया होता है, जिसको देख लड़कियां कहती है, बहुत बढ़िया बिग सिस्टर, ये तो कमाल है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे मानो इस पर लाखों सैनिक जा सकते हैं, पर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि इसे बस एक छोटा सा चूहिया भी गिरा सकती है। हम जबकि पूरी तरह इसे बनते हुए देखने के बाद भी यह यकीन
नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के बारे में तो भूल ही जाइए, यह तो एक अजूबा है, आपका मास्टरपीस। रैन कहती है ठीक है, अब मुझे बताओ हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँचा है। जबकि सेम टाइम पर हम उसके पीछे देखते हैं, वहाँ पर उस पुल के उस पार कोई आ चुका होता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मोटा योंग होता है। वह काफी स्पीड में उस पुल को पार करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं वे लड़कियां अभी भी बात करते हुए कह रही होती है वे लगभग यहाँ पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतना बोलते हुए उन सभी का ध्यान पीछे उड़ रहे धूल पर पड़ती है, जिसे देख वे कहते हैं ये क्या था, क्या यहाँ से कोई अभी अभी गुजरा है। जिसके रिप्लाई में कोई दूसरा कहती है मुझे नहीं पता, यह बहुत जल्दी था, क्या कोई वह इंसान था या फिर कोई सुअर। तो रैन कहती है क्या एक सुअर। जिस पर दूसरी कोई लड़की कहती है क्या वह पुल के उस पार से आया था, लगता तो शायद यही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, यह पुल अभी तक गिरा क्यों नहीं। उसकी बातों को सुन रैन जब उस पुल पर अपने पैरों को रखती है तो वह तुरंत ही पूरी तरह तबाह हो जाती है, साथ ही उसे भी अपने साथ नीचे ले जाने लगती है, जिसे देख सभी लड़कियां घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिसका इंतजार होता है वह पर्सन भी वहां पर पहुंच गया होता है और उन सभी को ही उस पार से देख रहा होता है। जबकि अभी भी सभी लड़कियां इससे अनजान कह रही होती है ये तो अच्छी बात है कि हमने सेफ्टी का ध्यान रखा था। वह बंदा उन सभी को देखने के बाद स्वैग में शराब पीने के बाद अपने पीछे देखता है और वहां से वापस चला जाता है। अगले सीन में हम योंग को देखते हैं जो कि अपने ऑर्डर को डिलीवरी कर दिया होता है। ओल्ड मॉन्क उसे लेकर पैसा देते हुए कहता है वाह क्या बात है, ये डम्पलिंग तो पूरी तरह सब्जियों से भरा हुआ है। योंग कहता है हाँ बेशक, यह बस आपके लिए है चीफ मॉन्क। उतने में ही उस मॉन्क को कोई आवाज लगाता हुआ बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए चीफ मॉन्क, और दरवाजे को खोलिए, आप 10 दिनों से भूखे हैं। तो मॉन्क चिल्लाते हुए कहता है तुम ब्रैट चले जाओ यहाँ से, जब तुम लोग मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो तो तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है। इसी के साथ जब वह योंग को बोलने ही वाला होता है कि तुम जब कल आना तो वो देखता है वहाँ से वह कब का चला गया होता है, जिसके चलते वह नीचे देखने के बाद कहता है यार वह इतने ऊपर आया कैसे, वह काफी अजीब आदमी है। तभी उसे दोबारा पीछे से आवाज आता है बस आप 1 सेकंड के लिए दरवाजा तो खोलिए, हम आपके लिए दलिया को लेकर आए हैं, हमें डर है कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए। जिसके कारण फिर से वह चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने तुमसे कहा यहाँ से चले जाओ, भागो यहाँ से, और अपना दलिया तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं खाना। वहीं हम दोबारा योंग को देखते हैं जो फिर से काफी स्पीड में वापस उसी रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर रैन फिर से ट्रैप को बिछाकर इंतजार करते हुए कह रही होती है ये खत्म हुआ, अच्छी बात तो यह है कि मैंने पहले से ही एक और ट्रैप को बना कर रख लिया था। तो एक लड़की कहती है बिग सिस्टर क्या आपको लगता है कि तभी जो पुल से गुजरा था वह पर्सन कोई मार्शल मास्टर होगा, मैंने सुना है कि वे लोग ऐसे चलते हैं कि उनका बर्फ पर भी कोई निशान नहीं बनता। रैन जिसको सुन कहती है तुम बेवकूफ, मैंने तुमसे कई बार बोला है वे लोग बस दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है। साथ ही वे लोग फिर से उसे पीट रहे होते हैं। उसी समय हम देखते हैं योंग काफी स्पीड में वहां पर पहुंच गया होता है और उन सभी पर बिना ध्यान दिए आगे निकल जाता है। तभी रैन का ध्यान उस पर जाता है तो वह उससे चिल्लाते हुए कहती है ओए रुक जाओ। तो योंग वहीं पर रुकते हुए कहता है क्या आप मुझे बोल रही हैं। तो वो कहती है हाँ जल्दी यहाँ पर आओ। योंग झट से भागते हुए उसके पास आने के बाद कहता है जी बताइए। तभी रैन का ध्यान एक पत्थर के छोटे से टुकड़े पर जाती है जो कि योंग के कारण ट्रैप के ऊपर चला गया होता है। तो वो घबराते हुए कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, पर तब तक वह ट्रैप काफी खतरनाक तरीके से एक्टिव हो गया होता है, जिसको देख योंग कहता है वाह क्या बात है, यह तो काफी खतरनाक था। जिस पर रैन उस पर चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफ, क्या तुमने देखा यही होता तुम्हारे साथ, तुम्हें तो उन ब्लडों के बीच आकर मर ही जाना चाहिए था। साथ ही वह उसके शर्ट को पकड़कर खींच रही होती है, जिस पर योंग कहता है माफ करिएगा मुझे पता नहीं था, पर ये था क्या। तो रैन काफी गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहती है मोटे सुअर तुम हो कौन, पहले भी तुमने ब्रूटल शॉट को पकड़ने वाले मेरे एक ट्रैप को तोड़ दिया था, तुम जानते भी हो इसे बनाने में कितना खर्च होता है। जिसे सुन योंग कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। उतने में ही लड़कियां चिल्लाते हुए कहती है सिस्टर पीछे देखो। जिसको सुन जब वह पीछे देखती है तो थंडर द ब्रूटल शॉट वहां पर आ चुका होता है और उन सभी से बोलता है मैंने तुम लोगों को उस पुल पर देखा था, मुझे लगता है शायद यह मेरे लिए ट्रैप था। जिसे सुनते ही वह लड़की एकदम से ही योंग को नीचे फेंक वहां से भागते हुए कहती है भागो। वहीं ब्रूटल शॉट उन सभी को भागता हुआ देख कहता है आखिर तुम लोगों को यहाँ से भागने का इजाजत किसने दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सभी मुझसे दूर जा सकती हो। वो लड़कियां जब पीछे
पीछे देखती है तो वो बंदा काफी डरावनी लुक में याविल हंसी हंस रहा होता है। वहीं योंग उन सभी को भागता हुआ देख चैन की सांस लेता है, पर तभी उस पर एक अटैक होता है जिससे वो बाल बाल बचता है और सीधे उस बंदे के पीछे जाते हुए कहता है, अंकल मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। लेकिन ब्रूटल स्वॉर्ड उसे इतनी आसानी से अपने पीछे जाता देख दोबारा उस पर अटैक करते हुए कहता है, तो तुमने मेरे स्वॉर्ड को डॉज कर दिया। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन पिलर ने एक सही आदमी को ढूंढ ही लिया। जबकि योंग बचता हुआ बोल रहा होता है, हे आप गलत समझ रहे हो, मैं वह नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से पास हो रहा था। उतने में ही एक अटैक सीधे उसे हिट कर देता है और वह सीधे पीछे एक पेड़ से जाकर टकराता है, जो कि काफी होता है उसे सीरियस करने के लिए। वहीं ब्रूटल स्वॉर्ड अभी भी कह रहा था, अब तुम यहीं पर मरोगे। तो योंग उसके ऊपर एक ही बार में कई सारे लगातार अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बोला था, मैं बस यहाँ से जा रहा था, अब सैर करो आसमानों की। वो बंदा सीधे टैन के अटैक के कारण रॉकेट बनता हुआ आसमान में चला जाता है। वहीं योंग सीरियस से थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए अपने आसपास देखने के बाद कहता है, अरे यार बच गया, चलो कोई भी नहीं देखा। वो लड़कियां उसे देखते हुए कह रही थी, नहीं हमने तुम्हें देखा है। साथ ही वह रैन से कह रही होती है, देखा सिस्टर, मैंने आपको बोला था ना, वहाँ से जरूर कोई मार्शल मास्टर गुजरा था। तो रैन उन लड़कियों से कहती है, लड़कियों अब मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इनको देखते हैं जहाँ पर एरी बस योंग को देखे जा रही थी, क्योंकि वह काफी तेजी से डम्पलिंग को खाई जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ रैन उन दोनों को एक साथ देख रही थी। जबकि उसके पीछे से लड़कियां सोच रही थी, धत्तेरी की उसकी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, बेचारी सिस्टर, अब क्या होगा उनका। उधर रैन काफी गुस्से में कह रही होती है, तुम मोटे सुअर मेरे साथ फ्लर्ट करते हो और अब तुम दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हो, तुम्हें तो भूखा ही मर जाना चाहिए। तुम बस अब इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी स्पेशल डिजाइन बनाऊंगी कि जिससे कि भूत भी डर जाए। जो सुन वहाँ से लड़कियां जाते हुए कहती है, बहनों चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं, उनका तो रोज का है। आगे कोई बोल रहा होता है, रॉक पेपर सीजर, अगर मैं उस दिन जीत जाता तो मेरे भाई को मेरे फादर के कर्ज के लिए ले गया होता और तब क्या मेरी किस्मत अलग होती। नहीं। जो सुन कोई उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे बरबराना बंद करो, अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए इतनी एनर्जी है तो चलो खड़े हो जाओ, नहीं तो यही तुम्हारा कब्र बनेगा। तो उन सभी का लीडर उन्हें रोकते हुए कहता है, बस करो, उसे फांसी मिलने ही वाली है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वह उससे पहले यहीं पर मर जाए, इसीलिए चलो थोड़ी देर की ब्रेक लेते हैं, अगर वह चुप है तो। जो सुन वह सोल्जर उसके ऊपर थूकते हुए कहता है, तुम गंदे हथियारे कहीं के। जिसके बाद वे सभी पास वाले पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। वहीं वो बंदा अभी भी उन सभी को देखता हुआ सोच रहा था, उसके बाद मैं कभी भी रॉक पेपर सीजर नहीं खेला। दूसरी तरफ एक सोल्जर बोल रहा था, हमें अब कैसल तक जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो लीडर बताते हुए बोलता है, हम शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतना बोलने के बाद उनका ध्यान उस बंदे की ओर जाता है जो कि खड़ा हो गया था, जिसको देख वे कहते हैं, लगता है कि वह तैयार है। और वो बंदा बोलता है, चलो हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर तुम में से कोई भी मुझे हरा देता है तो मैं तुम तीनों को जाने दूंगा। जो सुन वे तीनों ही खामोश हो जाते हैं और एक बंदा उठकर उसके पास जाते हुए कहता है, बेवकूफ, लगता है कि तुम फिर से कोरे खाने के लिए बेताब हो रहे हो, चलो देखने दो मुझे, क्या तुम अपने पैरों पर चल सकते हो या नहीं। ये सब बोलकर वो उसके पास जा ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर चेन का अटैक होता है जो कि उसे पूरी तरह से बांध लेता है। साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे लोग आने लगे होते हैं, जिसको कि चुपचाप वह बंदा देख रहा होता है। वही वे सारे बंदे वहाँ पर आते ही उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस बंदे को आजाद करने के बाद कहते हैं, आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करवाने के लिए मुझे दुख है। तो वो बंदा उस सोल्जर की ओर देखता है जो कि काफी बुरी हालत में होता है और कोई बोल रहा होता है, यहाँ पर तो बस 3 ही हैं, बाकियों का क्या हुआ, क्या उन्हें पता नहीं था कि वे लोग इसे लेकर जा रहे हैं। जबकि इधर हम लीडर को देखते हैं, वह चुपचाप उन सभी की बातों को सुन रहा होता है, जिसको कि ये बंदा काफी गौर से देख रहा था और एकदम से ही जोरों जोरों से हंसते हुए कहने लगता है, अरे नहीं, अब मैं तुम तीनों को नहीं बचा सकता, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगे, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुन वो लीडर काफी हैरान होता है, पर वो बंदा उसके और भी पास आते हुए कहता है, क्या तुम तैयार हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसी के साथ हम कुछ देर के बाद देखते हैं उन तीनों को माउंटेन से नीचे फेंक दिया गया होता है। इसका मतलब रिजल्ट साफ था, वे लोग हार चुके होंगे। खैर हमें बताया जाता है व्हाइट स्कल स्क्वाड यह एक ऐसी असैसिनों का स्क्वाड है जो पीड़ितों के बीच क्रूरता और निर्दयता के लिए फेमस है। एक बार अफवाह आई थी कि स्क्वाड के हेड वांग को एक छोटे से शहर में गिरफ्तार कर लिया गया है, पर उसे कासल में ले जाते समय 3 सोल्जर अचानक ही गायब हो गए और उसके बाद उनका कोई भी पता नहीं चला। आगे हम देखते हैं जंगलों के बीच एक छोटे से कुटिया में वांग अपने पलटनों के साथ
साथ बैठा बोल रहा होता है, उन्होंने मुझे इतना शराब पिला दिया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया और जब मैं जागा तो मैं खुद को बंधा हुआ पाया। जो सुन कोई कहता है, आप बड़े खतरे में पड़ सकते थे, प्लीज अगली बार हम में से कुछ लोगों को अपने साथ रखिएगा। साथ ही हम देखते हैं उसके पीछे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अभी अभी मारा गया होता है। वांग कहता है, नहीं, इसकी अगली बार कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पर्सन उसके पीछे से आते हुए कहता है, लेकिन तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो तुम पहले हुआ करते थे। क्या तुमको नहीं लगता तुम यमराज के दूत होने के बावजूद भी नशे में होने पर गिरफ्तार कैसे हो सकते हो? और यार मैं एक चीज को काफी नोटिस कर रहा हूँ, इस स्टोरी का राइटर लगता है कि काफी इंस्पायर्ड है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदू गॉड से रिसेंबल करती है, जैसे कि देवराज इंद्र का वज्रा बॉडी, यमराज का दूध। सही कहा ना? पर चलो हमें क्या, कहीं से भी क्यों ना हो, मजा आना चाहिए, इतना ही काफी है। आगे हम देखते हैं वह बंदा कहता है, अगर तुम चाहते तो हमारे वहाँ पर आने से पहले ही उन्हें खत्म कर सकते थे। तो वांग अपने शराब को नीचे रखते हुए कहता है, वॉइस लीडर। तो वो बंदा बोलता है, हाँ बताओ। वांग कहता है, आखिर तुम मेरे साथ कितने समय से काम कर रहे हो? जिस पर वो बंदा सोचते हुए कहता है, मैं भी 4 या फिर उससे ज्यादा सालों से। जिसे सुन वांग कहता है, अच्छा तो क्या तुम स्क्वाड का लीडर बनना चाहते हो? जिसको सुनते ही वो बंदा चौंक जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ। लेकिन वांग उस पर ध्यान ना देते हुए बोलता है, चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर तुम जीत जाते हो तो अगला लीडर तुम बनोगे। उसके इतना बोलते ही उस बंदे के साथ साथ वहाँ पर सभी हैरान हो गए होते हैं, मतलब कि घबरा गए होते हैं। पर वांग कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं सीरियस हूँ, यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि मेरी उंगलियां अभी भी बंधे होने के कारण काफी कमजोर है। तो वॉइस लीडर घबराते हुए बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसी के साथ वह उसकी आंखों की ओर देखता है, जो अभी भी पूरे सीरियस होकर उसे ही देख रही होती है, जिसके चलते वह डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है, धत तेरे की। इसी के साथ जब वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है तो उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं रहता है। उसके स्वॉर्ड को वांग अपने हाथों में पकड़ा हुआ कह रहा था, तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी भी बुरी नहीं है। वॉइस लीडर अपने स्वॉर्ड को वांग के हाथों में देख कुछ सोच पाता हम देखते हैं, तब तक उसके बॉडी के कई टुकड़े हो गए होते हैं। उसके आखिरी शब्द होते हैं, तुमने ये कब किया? उसे इस तरह मरता हुआ देख सभी बैंडिट्स की हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं वांग उसके स्वॉर्ड को नीचे रखने के बाद फिर से अपने शराब को पीते हुए उन सभी की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग किसी लड़के को ढूंढ रहे हो? जिसके रिप्लाई में वे सभी एक साथ कहते हैं, हाँ, वो येलो ड्रैगन माउंटेन के पास रहता है और ऐसा दिखा रहा है कि वो किसी नोबल फैमिली का डिसेंडेंट है। तो वांग कहता है, क्या नोबल फैमिली का डिसेंडेंट यमराज के दूतों से सोने को चुरा कर वो मजे कर रहा है? चलो मुझे अब और शराब नहीं पीनी है, क्या तुम लोग मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगे? तुम में से जो जीतेगा मैं उसे अगला वॉइस लीडर बना दूंगा। आगे हम देखते हैं दो बंदे को रॉक पेपर सीजर को खेलते हुए, और एक बंदा जीत जाता है तो वो वहां से जाते हुए कहता है, वह कभी भी मुझे हरा नहीं सकता। वहीं हम योंग को देखते हैं जो कि अपने डिलीवरी को देने के लिए जाते हुए कहता है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो पीछे खड़ी येरी कहती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसी समय बुढ़िया पीछे से कहती है, यह जरूर मिस्टर नैम होना चाहिए जिन्होंने इतने सारे डम्पलिंग का ऑर्डर दिया है। येरी बताती है, हाँ उन्होंने ही दिया है। जिसको सुन बुढ़िया कहती है, मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा है, क्योंकि वह कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। क्या मुझे उसे देखने के लिए वहां पर जाना चाहिए? मुझे जानना है आखिरकार वो है कौन। तो एरी कहती है, माँ तुम उस आदमी के पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों पड़ी हो और उसे इतने बेताब होकर क्यों देखना चाहती हो? शायद वह बीमार होगा इसीलिए बाहर नहीं आता। आगे हम योंग को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में अपनी डिलीवरी को देने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे उसी रास्ते पे जा रहे बैंडिट्स उसे देख कहते हैं, आखिर वह अजीबोगरीब हमारी ओर ही आ रही है। तो दूसरा पर्सन बोलता है, अच्छा चलो हम उसी से पूछते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे हैं या फिर नहीं। इतना बोलकर वह योंग को रोकने के लिए अपने हाथ को उसके आगे करते हुए कहता है, रुको। योंग उसे देख चौंकते हुए तुरंत अपनी गाड़ी के ब्रेक को मारता है। वो बंदा उसके पास से आ रहे गंध को सूंघते हुए बोलता है, अरे यार यह किस तरह की गंध है। साथ ही वे सारे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं एक बंदा कह रहा था, क्या किसी तरह के मांस है? तो दूसरा बंदा उसे टोकते हुए बोलता है, नहीं यह तो डम्पलिंग लग रही है। जिसे सुन तीसरा बंदा कहता है, चलो अब इसे नीचे रख दो ताकि हम इनमें से कुछ को ले सकें। जिस पर योंग बोलता है, क्या? अरे नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, प्लीज मुझे माफ करिएगा। जिसको सुन वो बंदा कहता है, तुमने अभी क्या बोला? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमको क्या लगता है हम लोग कौन है? वहीं उन सभी की बातों को सुनने के बाद वांग अपने क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, ओए छोटे से आदमी, तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। एक डिलीवरी मास्टर के रूप में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम भूखे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते? इस फैसले को लेने के लिए हम रॉक पेपर सीजर
सीजर खेलते हैं। तो योंग कहता है क्या रॉक पेपर सीजर? ठीक है, पर अगर मैं जीत जाता हूँ तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वांग बताता है हाँ बेशक तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम अपने डंपलिंग के साथ साथ अपना एक हाथ भी खो दोगे। जिसे सुन योंग कहता है अच्छा ठीक है चलो खेलते हैं, 1 2 3। अभी इसी के साथ वांग हार जाता है और योंग वहाँ से फिर से भागते हुए उन सभी से कहता है चलो दोस्तों मुझे देर हो रही है तो बाय, फिर मिलते हैं। उसे इस तरह जाता देख सारे बैंडिट्स हैरान होते हैं, साथ ही वांग को देख डर भी गए होते हैं। वहीं वांग थोड़ी देर शॉक में रहने के बाद उन सभी से बोलता है जल्दी उसे पकड़ो। आगे हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वांग बोल रहा था तुमने उसे खो दिया, तुम दोनों सबसे तेज हो व्हाइट स्कल स्क्वाड में, फिर भी। तो वे बंदे बताते हुए कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस जंगल के अंदर कई सारे छोटे मोटे रास्ते हैं। जिसे सुन वांग बोलता है क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकता। खैर मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं तो ठीक है। जिसको सुन वो दोनों शांति की सांस ले ही रहे होते हैं। तभी वांग कहता है बाय द वे तुम लोगों का उस मोटे सुअर के बदले मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के बारे में क्या सोचना है? तो वो दोनों ही चौंकते हुए कहते हैं अरे यार हमें लगा था कि हम बच गए, पर नहीं। वांग आगे बताता है तुमने अपनी आंखों से देखा था मैं वहाँ पर हार गया था। जिसे सुन वे दोनों खुश होते हुए कहते हैं अरे हाँ सही कहा। तो वांग बोलता है मैं बस पहली बार ही हारा था और बाकी के 2 राउंडों में मैं जीत जाता, पर वह इसे खत्म करने से पहले ही भाग गया। वहाँ पर खड़े सभी बंदे जिसको सुन सोचते हैं यानी कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वह जीत नहीं जाता। वहीं वांग कह रहा था यह शर्म की बात है, लेकिन चूंकि तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो उसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खेलोगे रॉक पेपर सीजर। चलो शुरू करते हैं। 1 राउंड पहले ही हो चुका है तो अगर तुम बाकी के 2 राउंडों को जीत लेते हो तो मैं हार मान लूंगा। ये सब किस्मत की बात है, जैसा कि तुम लोगों ने मुझे उस छोटे से मोटे से हारते हुए देखा था। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एक कासल को देखते हैं जहाँ एक बंदा डंपलिंग को देख कह रहा था वाह क्या बात है, यह तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, मैंने इसे काफी मिस किया पर मेरे पास समय नहीं था। तो योंग बोलता है ये सब बस आपके लिए है, अगर आपको और चाहिए तो आप रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। वो बंदा जिस पर बोलता है हाँ जरूर, ये रहे तुम्हारे पैसे। योंग उसे लेते हुए कहता है ये तो फिर से बहुत ज्यादा है। वहीं वो बंदा थोड़े से और पैसे को देते हुए कहता है यह ठीक है तुम ये भी रखो, ये छोटा सा दान है गरीबों के लिए, प्लीज इसे येलो ड्रैगन के टेम्पल में दे देना। तो योंग उसे देखते हुए बोलता है आपने पिछली बार के बाद बहुत कुछ दान किया है। जिस पर वो बंदा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा करता हूँ। तो योंग अपने पास से कुछ निकालते हुए कहता है अच्छा चलिए ठीक है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने हाथों को अपने कपड़ों में डालता है तो उसके गर्दन को कई सारे स्वाड चारों तरफ से घेरते हुए बोलते हैं अगर तुम अपने सर को रखना चाहते हो तो जल्दी से अपने हाथ को बाहर निकालो। तभी वो बंदा उन सभी को रोकते हुए कहता है रुक जाओ, तुम सभी इस आदमी को जानते हो। उतने में ही योंग भी अपने पास से कुछ निकाल कर उस बंदे को देते हुए बोलता है जिनसेंग टाइगर, मिस्टर हुआंग चाहते थे कि मैं आपको ये दे दूं, यह जंगली जिनसेंग आपकी रिकवरी को काफी तेज कर देगा। जिसको देख वहाँ से सभी बंदे चले जाते हैं। तो योंग अपने गर्दन को चारों तरफ घुमाकर सीधा करने लगता है। तो वो बंदा उसे देख बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, पर तुम समझ सकते हो वे बस अपना काम कर रहे थे। तो योंग आगे बढ़ उसे उस चीज को देते हुए कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो बंदा उसे लेते हुए योंग को थैंक्स बोलता है और उसे देखने के बाद उससे पूछता है पर कौन है मिस्टर हुआंग जो कि मुझे यह दुर्लभ चीज को दे दिया है? मैं किसी भी तरह से उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ। योंग बताता है क्या आपको याद नहीं है? उन्होंने बोला था कि वह आपका बहुत बड़ा कर्जदार है। वो बंदा बोलता है क्या सच में? योंग आगे बताता है मैंने सुना था कि उसके पास अपने वाइफ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। उस समय पर आपके द्वारा दान किए गए पैसों से उसकी बहुत हेल्प हुई थी। जिसको सुन वो बंदा बोलता है ओह ऐसा है, पर तुम इसे कर्जदार नहीं बोल सकते। तो योंग कहता है हाँ पर शायद यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके अच्छे कामों के लिए आपको वापस भुगतान करना चाहते हैं। शहर में हर कोई मुझसे पूछता रहता है कि अब आप कैसे हैं, इसीलिए अगर आप बेहतर हो जाते हैं तो प्लीज कभी कभार शहर घूमने आइएगा। जिस पर वो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो योंग उसे बाय बोलने के बाद वापस चला जाता है। वहीं वो बंदा काफी ही क्रीपी स्मेल में उस हर्ब को देखने के बाद कहता है जंगली जिनसेंग हर्ब एक ऐसी चीज जिसे अपने माँ बाप को भी नहीं देना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, पर उसने मुझे ऐसे ही दे दिया। बेवकूफ घिनौने लोग, वे पैसों के लिए अपने सोल तक को बेच देंगे। उन लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यह पैसे कहाँ से दे रहा हूँ और मेरे पास यह पैसे कहाँ से आए हैं। वे बस मेरे सामने झुकते रहते हैं। क्या ही बकवास चीज है एहसानमंद होना, बेवकूफ कहीं के। पर रुको, मैं इस चीज से फायदा उठा सकता हूँ। मैं शहर
शहर के कुछ लड़कियों के साथ हुकअप कर सकता हूँ मिस्टर नाम के नाम से एक संरक्षक के रूप में। ओ यार, ये तो बिल्कुल सही है। मैं इतने दिनों से एक ही कमरे में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। मुझे पहाड़ से नीचे जाना चाहिए बिना किसी की नजर में आए। मुझे कल सूर्योदय से पहले ही यहाँ से निकलना चाहिए। इसी के साथ हम दोबारा योंग को देखते हैं जो कि वापस आ गया होता है। बुढ़िया उसे देखते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें इतना देर कहाँ पर लग गया? मुझे तुम्हारे जाने के बाद ही एक ऑर्डर मिल गया था। मैं सेंड्रा ब्रिज के नीचे छोटे से झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ बना दिया है, इसलिए उन्हें दे आओ। योंग बताता है, मैं वापस आते समय येलो ड्रैगन टेम्पल में थोड़ी देर रुक गया था। जिसे सुन बुढ़िया कहती है, मुझे बताओ वह ओल्ड मॉन्क फिर से कितनी जल्दी उपवास रखने वाला है? हमारे डम्पलिंग तरस रहे हैं उसके पास जाने के लिए। तो योंग बताता है, उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो बुढ़िया कहती है, बेवकूफ मॉन्क कहीं के, अगर वह हमारा सबसे बड़ा ग्राहक नहीं होता तो मैं उसके सीक्रेट के बारे में सबको बता देती। दूसरी तरफ योंग डिलीवरी की लिस्ट को पढ़ते हुए कहता है, हैरी गाय, मिस्टर चो, जोंडो कंस्ट्रक्शन साइट, मैजोंग लाइनन शॉप और डॉक्टर जंग का घर। चलिए ठीक है, मैं जल्दी उन्हें देकर वापस आता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है। आगे हम हुआंग को देखते हैं जो अभी भी रॉक पेपर सीजर को खेलते हुए सोच रहा था, तर्जनी उंगली और बीच की उंगली को फैलाओ, फलना चिल्ला डिश डैट। मैं कितना भी सोच लूं यह सीजर ही होना चाहिए। उतने में ही उसे पीछे से कोई आवाज लगाते हुए बोलता है, मास्टर, हमने पूरी जगह को साफ कर दिया है। जिसको सुन जब वह पीछे देखता है तो हमें पता चलता है पूरी जगह तबाह हुई होती है। ऐसा कोई नहीं होता जो जिंदा बचा हो। हर कोई खून में लिपटा हुआ जमीन पर पड़ा होता है सिवाय एक बंदे के। वांग उसको देख काफी ही ज्यादा सीरियस होता है। उसी समय उसके पीछे दो लोग आते हुए बताते हैं, हमें सोने का बक्सा मिल चुका है लेकिन आधा खाली है। शायद उसने इसका यूज मेंशन और इन बेकार से गार्डों पर किया होगा। उसे आपके सोने से और भी बेहतर गार्ड को हायर करना चाहिए था। जिसको सुन वो जो गुस्सा होता है वो उससे तुरंत ही बदल कर अपने पुराने स्टाइल में हंसते हुए बोलता है, चलो ठीक है, इतना मुश्किल नहीं बनाते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलो? तो वो बंदा कहता है, क्या इसे ऐसा ही होना है? भले ही मैं दूसरे के कपड़ों को पहना हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वांग बोलता है, हैप्पी हो, तुमने काफी सारी चीजें की, तो चलो आखिरी बार रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। तुम उनमें से सबसे बेस्ट थे जिनके साथ मैं अब तक रॉक पेपर सीजर खेला है। दरअसल मैं लगभग कई बार हार चुका होता लेकिन तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया। अगर तुम मुझे इस बार हरा देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के अलावा तुम्हारी इच्छा को भी पूरा करूंगा। जिसे सुन वो बंदा, भाई साहब क्या ही खतरनाक बोलता है, बॉस बड़े हो जाओ। अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं वास्तव में अब वो नहीं रहा हूँ। मैंने हत्या की, लूटा और जिंदा रहने के लिए भाग गया। मैं टीम से दूर भागा क्योंकि मैं एक अलग जीवन जीना चाहता था। लेकिन सच कहूँ तो कुछ भी अलग नहीं था। मैं एक भी रात सो नहीं पाया इस डर में कि कहीं तुम लोग किसी भी समय पर आ सकते हो। इसलिए अब केवल वो योंग, बुढ़िया, मॉन्क सबको याद कर एक स्माइल करता है और उससे कहता है, मैं इससे खुश हूँ। मुझे यह अंत पसंद है। मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपको बताने के लिए। इसीलिए या तो मुझे टॉर्चर करो या फिर मुझे मार डालो। वांग जिस पर उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, अरे हैप्पी हो यार, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने अभी तुम्हें रॉक पेपर सीजर खेलने को कहा पर तुम तो मुझे पूरी कहानी बताने लगे। अब चलो भी बस एक बार। पर वो बंदा कहता है, नहीं। वांग जिसको सुन बोलता है, क्या? तो वो बंदा बताता है, यह पहली बार है जब मैं खुद को फ्री महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बस इसे बर्बाद नहीं करना चाहता रॉक पेपर सीजर को खेलकर, जो कि बिल्कुल ही बेकार खेल है भाई। जिसे सुनते ही वांग पागल होते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, बात करना बंद करो और मुट्ठी बनाओ हरामखोर। इसी के साथ वह उसके सर को पकड़ते हुए उसके सीधे चीथड़े उड़ा देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम योंग को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों के साथ होता है, जहाँ पर वह बस अपने हाथों से ही अखरोट को तोड़कर उन्हें दे रहा होता है। जिसको देख वे लोग कहते हैं, क्या बात है मोटे ब्रदर, मैं तो उसे पत्थर से भी नहीं तोड़ पा रहा था, प्लीज इसे आप मुझे दे दीजिए। वहीं योंग मोटे शब्द को सुन अपने मुट्ठी को बंद करते हुए उन सभी से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तुम लोगों को क्या लगता है मैं कौन हूँ? वे घबराते हुए कहते हैं, मोटा ब्रदर। जिसको सुन योंग बोलता है, कौन हूँ मैं? तो उन्हीं के बीच से एक छोटी सी लड़की कहती है, हैंडसम ब्रदर। जिसको सुन योंग खुश होते हुए उन्हें वो अखरोट दे देता है, जिसको लेते ही वे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं योंग दोबारा अखरोट को लेकर उन लोगों को बुलाते हुए कहता है, वह छोटे कीड़े कहीं के, बताओ मैं कौन हूँ? तो एक बच्चा बोलता है, बड़े साइज का ब्रदर, क्या ख्याल है? जिसके चलते वो दोबारा गुस्सा होते हुए कहता है, चलो थोड़ा सा और कोशिश करो। जिसको सुन वह तीनों सोच में पड़ जाते हैं। साथ ही एक बच्चे को देखते हैं जो उसके हाथ से अखरोट को छीनते हुए उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें गोल मटोल भाई बोल रहा हूँ लेकिन अब और नहीं। तो यंग अपने पास से और 3 अखरोट को निकाल कर उन सभी को देते हुए बोलता है, चलो आखिर में ये काम तो किया। छोटे बच्चे
बच्चे, अगर तुम अच्छे से बात करोगे तो तुम अच्छे से बड़े होंगे, याद रखना। तभी उन सभी की माँ वहाँ पर आते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे फादर के लिए कुछ बचा कर रख दिया है, तो तुम लोग ये ले सकते हो। और फिर उन सभी को डम्पलिंग दे देने के बाद वो यंग के पास आते हुए उससे कहती है, आप हमेशा फ्री में डम्पलिंग को दे जाते हैं। तो यंग बताता है, आप चिंता मत कीजिए, वे बच्चे ही तो हैं। इतना बोलकर वो जाने लगता है तो वो पीछे से उसे रोकते हुए कहती है, अगर आपके दुकान में ज्यादा लोग आएंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं खाना बनाने में हेल्प कर दूंगी। यंग बोलता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम वापस इनको देखते हैं, जहाँ पर जब यंग वापस आता है तो वो काफी सारे सोल्जरों को वहाँ पर देखता है, जिसके चलते वो हैरान होते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इतना बोलने के बाद जब वो अंदर जाता है तो बुढ़िया बोलती है, ये लो वो आ गया। क्या तुम जानते हो क्या हुआ है? मिस्टर नैम के घर पर हमला हुआ था, उसे और उसके सभी गार्ड को मार दिया गया है, साथ ही उन्होंने उनके पूरे घर को भी आग लगा दिया है। यंग जो सुन बोलता है, ये कब हुआ? उन्होंने बताया कि यह काफी खतरनाक डाकू का काम है, जिसे व्हाइट स्कल स्क्वाड कहा जाता है। उसे लोगों की जिंदगियों से खेलना पसंद है, उसे यमराज का दूत भी कहा जाता है। वह हमेशा किसी को मारने से पहले रॉक पेपर सीजर खेलता है। अगर वह जीत जाता है तो वह उन्हें मार देता है, पर वो अगर हार जाता है तो उन्हें जाने देता है। मुझे नहीं पता वह अपनी बात को कितनी हद तक रखता है, लेकिन जो भी उसके साथ अब तक खेला है वह कभी भी नहीं जिंदा बचा है। मैं जानती हूँ कि बैंडिट्स को परवाह नहीं कि वह किस पर हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने मिस्टर नैम पर क्यों अटैक किया होगा। यंग उस फोटो को देखने के बाद सोचता है, ये तो वही आदमी है। इसी के साथ अगला सीन शाम का होता है, जहाँ पर बुढ़िया बोल रही थी, आखिर वह अभी कहाँ पर चला गया है दुकान को बंद करने के समय पर। तो एरी बताती है, उसने बोला था कि वो येलो ड्रैगन टेम्पल में कुछ छोड़ कर आ गया है। वहीं हम यंग को देखते हैं, जो एक पेड़ के ऊपर से मिस्टर नैम के मैंशन को देखे जा रहा था, जहाँ पर कुछ सोल्जर जगह की जांच कर रहे होते हैं और जले हुए इंसानों को उस जगह से दूर कर रहे होते हैं, जिसमें कि मिस्टर नैम के भी लाश होती है। यंग का भी ध्यान उस टूटे हुए पैरों वाले लाश पर जाती है और फिर वह उसे देखने के बाद काफी स्पीड में माउंटेन की ओर जाने लगता है। हम देखते हैं उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो एक ही झटके में जंगल को चीरता हुआ सभी पहाड़ों के ऊपर सबसे बड़े वाले पर पहुंच जाता है और उस पर खड़ा होकर वहां से चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे बीच जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर आग जल रही होती है और कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं, जिसको देख वह दोबारा छलांग मारते हुए तुरंत ही उस ओर की तरफ जाने लगता है। आगे हम देखते हैं वो उस झोपड़ी के ऊपर आकर पहरा दे रहे सोल्जरों से कहता है, मेरा मतलब कि डाकुओं से कहता है, तुम लोग व्हाइट स्कल स्क्वाड से हो, सही कहा ना? जो सुन वे लोग पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन है? हम देखते हैं पीछे खड़ा यंग होता है, जो बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ उन लोगों से बोलता है, अरे क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बॉस से यहाँ मिलने आया हूँ, क्या वो अंदर है? सेम टाइम पर हम अंदर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर वांग शराब पी रहा होता है। तभी उसे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जो देख उसका भी ध्यान उस ओर जाता है। वहाँ पर यंग आ चुका था, जिसके चलते उसके साथ साथ सभी बैंडिट्स हैरान हो गए होते हैं। वो सभी यंग को देखते हुए बोलते हैं, यह तो वही आदमी है, पर वो यहाँ पर कर क्या रहा है? हमें लगता था कि वो हमसे दूर भाग गया है, लेकिन वो तो यहाँ पर है। पर आखिरकार बाहर खड़े गार्ड का क्या हुआ? वो लोग कर क्या रहे हैं? तो वांग कहता है, मूर्खो चुप हो जाओ, वह सिर्फ डंपलिंग डिलीवरी करने वाला लड़का है जिससे हम पहले मिले थे, इसलिए बकवास करना बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ यंग बोल रहा था, हाँ सही कहा, आप पहले मुझसे मिल चुके हैं। उसकी बातों को सुन कुछ बंदे बोलते हैं, यार उसने मुझे डरा दिया था। तो आगे वांग कहता है, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, जिसे सुन वे सभी उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं वांग उसे देखने के बाद अपनी पुरानी हंसी हंसते हुए बोलता है, हे यंग मैन, चलो बताओ इतने रात हुए तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहीं तुम अपने डिलीवरी को करते करते खो तो नहीं गए? वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। जिसके रिप्लाई में यंग बस 3 शब्द बोलता है, रॉक पेपर सीजर। जो सुन वांग भी चौंक जाता है। तो यंग बताता है, मैंने सुना है कि आपको गेम खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी गेम खेलना बहुत पसंद है और मैं कभी भी किसी से नहीं हारा। उसकी ऐसी बातों को सुन दूसरे बैंडिट्स हैरानी के साथ बोलते हैं, क्या रॉक पेपर सीजर? तुम बेवकूफ हरामी कहीं के, तुम छोटे से बच्चे, तुमको क्या लगता है तुम कौन हो? इतना बोलकर वे सारे के सारे जोरों जोरों से हंसने लगते हैं, जिससे कि परेशान होकर वांग उन सभी से बोलता है, अगर मैं इस पॉइंट के बाद किसी को सांस लेते हुए भी सुना तो मैं तुम्हारी जीभ बाहर खींच लूंगा। जिसके बाद वह यंग से कहता है, तो ये कोई संयोग नहीं थी कि मैं हार गया था, यह तो काफी दिलचस्प है। वेल मैं लगभग हार ही चुका था। जिसके रिप्लाई में वांग बोलता है, हाँ वो बहुत करीबी मामला था, इसीलिए शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझे पूरी तरह से हरा नहीं पाए हो, इसी चलते तुम यहाँ पर आए हो। इस फीलिंग को हम दोनों के अलावा और कोई नहीं समझ
सकता, इसीलिए ठीक है चलो बच्चे, हम 3 बार सबसे बेस्ट खेलेंगे, जिसमें कि सुबह वाला भी 2 शामिल होंगे, जिसमें कि मुझे 2 राउंड जीतना पड़ेगा, वहीं तुम्हें बस 1। तो यंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम खुद को गिरफ्तार करवा लोगे, पर अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें खुद से लड़ने दूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मैंने केवल कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स सीखी है, इसीलिए पहला हिट मैं तुम्हें दूंगा। जिसको सुन वहाँ के सभी बैंडिट्स कहते हैं तुम हरामी कहीं के। इतना बोलते हुए उन्हें याद आता है कि अरे यार हमें तो चुप रहने के लिए बोला गया था। वहीं वांग उसकी शर्तों को सुनने के बाद उसकी पैरों की ओर देखते हुए सोचता है उसने जरा सा भी आवाज नहीं किया, नहीं अब और ना ही तब। उसने जो मार्शल आर्ट सीखी है वह काफी अच्छी तरह से सीखा है। इसी के साथ वह हंसते हुए बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, मैं भी मरे हुए मछली के बजाय जिंदा मछली को खाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो बच्चे क्या तुम तैयार हो? जिस पर यांग बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। वहीं वांग अभी भी सोच रहा था तुम मोटे बच्चे, मुझे पता है तुमने दिन में कौन से ट्रिक का यूज किया था, लेकिन इस बार नहीं। चलो शुरू करते हैं। आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही योंग अपने दोनों उंगलियों को आगे करते हुए सीजर को चुन लेता है, जिसको देख वह काफी हैरान हो जाता है। साथ ही दूसरे बैंडिट्स भी इंतजार कर रहे होते हैं अब आगे क्या होने वाला है। उधर वांग उसे देखने के बाद काफी गुस्से में बोलता है वही छोटे कमीने, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जिस पर योंग बोलता है नहीं अब तुम चुनो, क्या चुनोगे तुम? वांग जिसको सुन उसकी आंखों की ओर देखता है तो वह पूरी तरह सीरियस होता है, जबकि दूसरी तरफ बैंडिट सोच रहे होते हैं वो क्या रहा है यहाँ पर, बॉस क्या करने वाले हैं। हम देखते हैं योंग ने खुद यमराज का रूप ले लिया होता है, जिसे देख वांग बिल्कुल ही सुन पड़ जाता है, जबकि वांग उसे देखता हुआ डेविल के पप्पा के रूप में हंस रहा होता है। ऐसा लग रहा था मानो कि खुद यमराज उसके सामने आकर उसे रॉक पेपर सीजर को खेलने के लिए बोल रहा हो, जिसके चलते उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, इसीलिए वह डर के मारे घबराते हुए धीरे से अपने हाथ को आगे करते हुए पेपर को चुनते हुए खुद ही हार मान लेता है बिना किसी दिक्कत के, जिसे देख सभी बैंडिट्स हैरान हो गए होते हैं। योंग भी उसे इस तरह देख चौंक जाता है और कहता है अरे यार मैं तो जीत गया, क्या यह इतना आसान था? ठीक है तो फिर वादा तो वादा होता है, याद रखना मैंने जो बोला था, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पीछे खड़ा बैंडिट्स बोल रहे होते हैं क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे, क्या हम कुछ भी नहीं करने वाले? इतना बोलकर वो सभी उसके पीछे जाने लगता है, जबकि वांग उन सभी को उसके पीछे जाते देख उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। वहीं वे सारे बैंडिट्स बोल रहे होते हैं तुम रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह यहाँ से जाने की? पर थोड़ी ही देर बाद हम एक जोरदार रोशनी को चमकते हुए देखते हैं उस रूम के बाहर से, जो पूरी तरह वांग को घेर लेता है, जिसके चलते वांग को हम देखते हैं वो इस हद तक डर गया होता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती एक भी कदम आगे बढ़ाकर उस रूम के बाहर देखने की। पर तभी उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है तो वो किसी तरह से दरवाजे के पास जाकर जैसे ही उसे पूरी तरह खोलता है तो एक बड़ा सा शेर उसका इंतजार कर रहा होता है, जो कि आधा येलो होता है तो आधा रेड, और वो बस उसे घूरे जा रहा होता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। अब आप लोग जा सकते हैं। आगे 2-3 मिनट तक बस म्यूजिक है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो रुकिए, वरना मेरे पुराने वीडियो को जाकर एंजॉय कीजिए, हो सकता है आप लोगों को वो भी पसंद आए। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फ्यूचर में इसी तरह के अमेजिंग स्टोरीज के साथ।